हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 3 को आधा पढ़ लिया है। चैप्टर 3 में हमने इससे पहले सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, NaCl कैसे बनता है, इस बारे में देखा। आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है धातुओं के बेसिक गुणधर्म के बारे में। हमने धातुओं की धात्विक चमक, आघात वर्जिता, तन्यता, इन सब गुणों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम देख रहे हैं कि धातु हमें जो है हमारी प्रकृति से कैसे मिलते हैं, किस रूप में मिलते हैं। आ जाओ आगे। देखते हैं हम धातुओं की प्राप्ति। ठीक है, आ जाओ आगे। सबसे पहले 3 आपको जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स याद रखनी है। कितनी टर्म्स? 3। कौन कौन सी 3 चीजें याद रखनी है? पहला खनिज किसे कहते हैं, दूसरा अयस्क किसे कहते हैं, और तीसरा गैंग किसे कहते हैं। मिनरल्स, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक। इसका मतलब है हम जिस भी पदार्थ को पृथ्वी से निकालेंगे वो क्या कहलाएगा? खनिज। क्या कहलाएगा? पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक। यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत से हम जिन भी यौगिकों को निकालेंगे क्या कहलाएगा? खनिज। क्या कहलाएगा? खनिज। आ जाओ भाई, अयस्क। वे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु काफी मात्रा में हो, जिसे निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाता है। आपको सिंपल ऐसे याद रखना है, ऐसे खनिज जिनमें लाभकारी धातु हो क्या कहलाएगा? अयस्क। क्या कहलाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? अयस्क जो है वो किस में होते हैं? खनिज में। ठीक है, खनिज हम क्या है, पृथ्वी से जो कुछ भी निकाल लेंगे वो क्या कहलाएगा? खनिज। क्या कहलाएगा? खनिज। पृथ्वी से निकाले जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाएंगे? सिंपली क्या कहलाएंगे? खनिज। क्या कहलाएंगे? खनिज। अब अगर उस खनिज में, किसमें? उस खनिज में कोई लाभकारी या फिर मूल्यवान, लाभकारी या मूल्यवान धातु है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? अयस्क। पृथ्वी से निकलने जाने वाली समस्त चीजें या तत्व या यौगिक क्या कहलाएंगे? खनिज। अगर उन खनिजों में क्या है? लाभकारी धातु या तत्व है, तो कहलाएगा अयस्क। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी, रेत और अशुद्धियां सारी क्या मिलके कहलाती है? गैंग। यानी कि अयस्कों को साफ करने पे जो गंदगी बचती है वो कहलाती है गैंग। क्या कहलाती है? गैंग। तीनों टर्म्स याद रखनी है आपको। खनिज, पृथ्वी से जो कुछ भी निकालेंगे वो खनिज होगा। अगर उसमें कोई मूल्यवान धातु है तो वो अयस्क होगा, और अयस्क को साफ करने पर जो गंदगी हटा ली जाएगी वो गैंग कहलाएगी। आ जाओ आगे। सबसे पहले धातु निष्कर्षण के चरण, मेटलर्जी जो है वो हम पढ़ेंगे। हमने अगर मान लो धातु निकाल लिया, अब हमें पता चला कि इस खनिज में क्या है। हमने सबसे पहले क्या निकाला? खनिज। क्या निकाला? खनिज। देखो, हमने सबसे पहले क्या निकाला? खनिज। अब हमें पता चला कि खनिज के अंदर क्या है? मूल्यवान धातु। क्या है? मूल्यवान धातु। जब इसमें मूल्यवान धातु है तो वो क्या कहलाएगा? अयस्क। अब हम इस अयस्क से जो है ये धातु क्या करेंगे? धातु प्राप्त करेंगे। तो उसके क्या चरण है? देखो, धातु निष्कर्षण के चरण। अयस्क का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन कितने प्रकार का? 3 जो है धातु हमें पता है। एक उच्च क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और निम्न क्रियाशील धातु। उच्च क्रियाशील धातुओं के साथ हम करेंगे विद्युत अपघटन, मध्यम क्रियाशील धातुओं के साथ भर्जन या निस्तापन, और निम्न क्रियाशील धातुओं के साथ केवल तापन करेंगे। ठीक है, उच्च क्रियाशील धातु है उनका कराएंगे विद्युत अपघटन, उसको एक कैथोड और एनोड बना के विद्युत अपघटन करवाएंगे। मध्यम क्रियाशील धातुओं का भर्जन में या निस्तापन करेंगे, और निम्न क्रियाशील धातुओं का केवल तापन करेंगे। आ जाओ आगे। अब से निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त हो जाता है। जो निम्न क्रियाशील धातु है उन्हें क्या करना होता है? केवल गर्म कर लो, क्या हो जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? धातु। जैसे कि HgS, हमें क्या मिल जाएगा? Hg। देखो, हमें मिल जाएगा गर्म करने पर ही क्या मिल जाएगा? धातु। जैसे कि मरकरी वाला जो है इन्होंने हमारे पास उदाहरण दिया है, जैसे कि HgS प्लस O2 हमें क्या देगा? HgO प्लस SO2। अब इस HgO जो ये हमें पता है, ये हमने किस में बदला? इसको किस में बदला? ऑक्साइड में। किस में बदला? ऑक्साइड में, मरकरी ऑक्साइड में। अब इस मरकरी ऑक्साइड को जो है, इसको जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म, तो हमें क्या मिलेगा? Hg प्लस O2। क्या मिलेगा? Hg प्लस O2। ठीक है, याद रखना।
देखो दो अभिक्रियाएं याद रखनी। जब हम निम्न क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण करेंगे तो दो अभिक्रियाएं हमने देखी। कितनी? पहला तो उसको किसमें बदला? ऑक्साइड में बदला। पहला किसमें बदला? ऑक्साइड में। और अब उस ऑक्साइड को क्या किया? गर्म। क्या किया? गर्म। तो क्या मिल गया? धातु। क्या मिल गया? धातु। जैसे कि देखो, जैसे कि हमारे पास क्या है? मरकरी। क्या है? मरकरी। अब इस मरकरी को जब हम गर्म करेंगे, इसको किस में बदला? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। इसके साथ और भी गंदगी है सल्फर के रूप में। अब इसको किस में बदला? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और साथ में SO2 जो गंदगी है वो निकल गई। ठीक है। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? धातु। क्या मिल जाएगा? धातु। आ जाओ आगे। ठीक है, आ जाओ आगे। अब आते हैं भर्जन और निस्तापन। हमने देखा मध्यम क्रियाशील धातुएं जो होती है उनको जब निकाला जाता है अयस्कों से। मध्यम क्रियाशील धातुओं को से निकालने के लिए कितनी प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है? दो। एक तो भर्जन, एक निस्तापन। देखो भाई, भर्जन किसके साथ काम आता है? ये ये जो भर्जन जो होता है वो सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और निस्तापन में कार्बोनेट एस काम आता है। ठीक है। इसको जो है वायु की उपस्थिति में, इसको सीमित वायु में गर्म किया। सीमित वायु से मतलब है थोड़ी सी हवा में, और वायु की उपस्थिति मतलब खुले में गर्म किया जाता है इसको। ठीक है, दोनों चीजें समझ लो। वर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है? देखो भाई, अयस्क से क्या निकाला हमने? धातु। निम्न मध्यम जो क्रियाशील धातु है उनके लिए काम आती है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, वर्जन और निस्तापन। जो धातु जो है निम्न क्रियाशील होती है उनके लिए तो क्या काम आता है? गर्म कर लो डायरेक्ट। अब जो मध्यम क्रियाशील है, कौन है? मध्यम क्रियाशील, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? भर्जन या निस्तापन। ठीक है, समझ आ गया? अब ये जो भर्जन है ये किस लिए काम आता है? सल्फाइड एस्को के लिए। किसके लिए? एस का मतलब जिन एस्को में सल्फाइड की अशुद्धि है वो कहलाएंगे सल्फाइड एस। और निस्तापन किस में आएगा? जिनमें कार्बोनेट है इसको, इसका मतलब जिनमें कार्बोनेट की जो है अशुद्धियां है। ठीक है, समझ गए? आ जाओ आगे। अब इसमें क्या है? सल्फाइड इसको वायु की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो भर्जन कहलाता है, और कार्बोनेट इसको सीमित वायु में जब गर्म किया जाता है तो ये कहलाता है क्या? निस्तापन। जैसे कि देखो, ZnS प्लस O2, इसको क्या किया? गर्म। ZnO प्लस SO2। सल्फाइड इसको ये कहा था ZnS है, जिंक के साथ सल्फर की अशुद्धि है सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। ठीक है, इसको हमने क्या किया? वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल गया। किस में बदल गया? जिंक ऑक्साइड में। और साथ में हमें जो अशुद्धि किसकी मिल गई? SO2 की अशुद्धि। समझ गए? उसी प्रकार जैसे अगर मान लो ये है ZnCO3। ठीक है, इसको जब हम गर्म करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ठीक है, सीमित वायु नॉर्मल वायु में गर्म करेंगे तो क्या मिल गया? ये ZnO प्लस CO2। इसमें अशुद्धि जो मिल रही थी वो मिल रही थी SO2, इसमें मिल रही है CO2, क्योंकि ये कार्बोनेट है इसके, ये सल्फाइड है इसके। सल्फाइड है इसके तो सल्फर की अशुद्धि मिलेगी, कार्बोनेट है इसके तो कार्बन की अशुद्धि मिलेगी। समझ गए? देखो, आपको दो चीजें याद रखनी। कितनी? जब आप भर्जन की बात करते हो, किसकी बात करते हो? भर्जन की। किसकी बात करते हो? भर्जन की। जब आप भर्जन की बात करते हो तो आप किसकी अशुद्धि की बात करते हो? सल्फाइड है। किसके लिए? सल्फाइड है। ठीक है, और निस्तापन किसके लिए? कार्बोनेट है। ठीक है, जब इस कार्बोनेट एसिड और इसमें सल्फाइड एसिड की बात करते हैं तो इसकी जो अशुद्धि होगी वो सल्फर डाइऑक्साइड होगी, इसकी अशुद्धि होगी CO2। इसकी अशुद्धि क्या होगी? CO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बोनेट है इसकी होगी SO2, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसमें क्या है? सल्फाइड है इसके। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखो भाई, भर्जन और निस्तापन में अंतर से समझ गए? इस दोनों का उद्देश्य क्या है? भर्जन और निस्तापन का उद्देश्य है दोनों को धातु ऑक्साइडों में बदलना। हमें पता है, फिर धातु ऑक्साइड को गर्म कर लेंगे, धातु मिल जाएगा। आ जाओ आगे। अब थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है भाई? आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कहलाती है थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया याद रखना। आयरन ऑक्साइड के साथ जो है किसकी अभिक्रिया करवाई? एल्यूमिनियम की। किसकी अभिक्रिया करवाई? एल्यूमिनियम की। हमें क्या मिलेगा? आयरन प्लस, यहाँ दिख नहीं रहा है, देखो
Fe2O3 की अभिक्रिया करवाई एल्यूमिनियम के साथ, हमें क्या मिला, आयरन प्लस Al2O3। ये थर्मिट अभिक्रिया याद रखना भाई, Fe2O3 यह है आयरन ऑक्साइड, इसकी जब हमने अभिक्रिया करवाई किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या मिला, Fe प्लस Al2O3। Al2O, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयरन 2 है, यहाँ पे एक ही है, अब आयरन 2 हो गई, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एक ही है, एल्यूमिनियम 2 हो गई। चलो थर्मिट अभिक्रिया याद रखना। अब इसका काम कहाँ आते हैं, ये रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, ये जो हमें आयरन मिलता है ना इस आयरन ऑक्साइड से, ये आयरन क्या करता है, जो रेल की पटरियों और मशीनी पुर्जों की जो दरारें उनके अंदर जाके बैठ जाता है, उन दरारों को भर देता है। ठीक है, याद रखना। आयरन ऑक्साइड, ये 3 लिखा है, इसकी 3 संयोजकता है। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया क्या कहलाती है, थर्मिट अभिक्रिया। क्या कहलाती है, थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया के लिए क्या काम में आता है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आयरन प्लस साथ में Al2O3। इस आयरन का कहाँ काम आता है, रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों को जोड़ने के लिए। आगे अब आते हैं धातुओं का परिष्करण। हमने क्या किया, धातु निकाल लिया, उसको साफ करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण, इसमें क्या करेंगे, एनोड को बनाएंगे अशुद्ध धातु, एनोड बनाएंगे अशुद्ध धातु का, और शुद्ध धातु की पतली परत का क्या बनाएंगे, कैथोड। क्या बनाएंगे, कैथोड। ठीक है, फिर उसमें से क्या गुजारेंगे, लाइट। सिंपली आपको पता है, जब उसमें से हम लाइट गुजारेंगे तो विलय अशुद्धियां विलयन में जाती है, जो अविलय अशुद्धियां एनोड के नीचे जमा हो जाती है, जिन्हें बोलते हैं एनोड पंख। याद रखना, क्या याद रखोगे, जब हम विद्युत अपघटन करवाते हैं तो हम क्या बनाएंगे, एनोड को बनाएंगे अशुद्ध धातु। ये जो एनोड है क्या है, एनोड मतलब प्लस, क्या होगा, अशुद्ध धातु। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, आपको पता है विद्युत अपघटन के लिए आपको भी पता है कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2। ये देखो मान लो ये है, इसमें अब क्या क्या 2 इलेक्ट्रोड बना दिए, ये 2 इलेक्ट्रोड बना दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रोड है, आपको पता है एक होगा प्लस एक होगा माइनस। जो प्लस होता है वो होता है एनोड, क्या होता है, जो माइनस होता है वो होता है कैथोड। क्या होता है, कैथोड। अब आपको पता है जो एनोड है वो किसका बनाना है, अशुद्ध धातु का। किसका बनाना है, अशुद्ध धातु का। किसका, अशुद्ध धातु का। ठीक है, कैथोड बनाना है शुद्ध धातु का। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, इसमें से गुजारेंगे, इसमें से क्या गुजारेंगे, करंट। क्या गुजारेंगे, करंट। जब इसमें से करंट गुजारा जाता है ना तो क्या होगा, जो विलय अशुद्धियां है वो नीचे एनोड के नीचे जमा हो जाएगी, और इन अविलय अशुद्धियों को क्या करेंगे, अशुद्धियां विलयन में जाती है और अविलय अशुद्धियां एनोड के नीचे जमा होती है, जिसे बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं, एनोड पंख। ठीक है, याद रखना। अब इसमें क्या होगा, जो अशुद्ध धातु है ना वो धीरे 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 किस में जमा होने लग जाएगा, शुद्ध धातु पर। याद रखना, इसमें जो है क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में एक एनोड, अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है, शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु किस पर धीरे धीरे जमा होने लगती है, अशुद्ध धातु धीरे धीरे शुद्ध धातु पर जमा होने लगती है, और अविलय अशुद्धियां नीचे जमा हो जाती है। किसके नीचे, कैथोड के नीचे, अविलय एनोड के नीचे, सॉरी, अविलय अशुद्धियां किसके नीचे जमा होती है, एनोड के नीचे। और ये एनोड, सॉरी इधर वाला एनोड है ना, ठीक है, 1 मिनट है ना, वापिस देखो। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, एनोड। शुद्ध को क्या बनाया जाता है, कैथोड। शुद्ध को क्या बनाया जाता है, कैथोड। अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड, शुद्ध धातु को बनाया जाता है कैथोड। जब इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो है क्या होता है, अशुद्ध धातु जो है वो धीरे धीरे शुद्ध धातु पर क्या होने लगती है, जमा। क्या होने लगती है, मतलब अशुद्ध धातु शुद्ध होकर के जो है शुद्ध धातु के पास जमा होने लगती है। और दूसरी बात, इसके जो अंदर की जो एनोड के अंदर जो अशुद्ध धातु है उसकी अशुद्धियां वो धीरे धीरे नीचे जमा होती है। क्या होती है, नीचे जमा, एनोड के नीचे होती है, जिसे बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं, एनोड पंख। तो याद रखना, ठीक है, कि एनोड को शुद्ध धातु का एनोड बनाएंगे, शुद्ध धातु का कैथोड बनाएंगे। विलय अशुद्धियां विलयन में जमा होती है, और अविलय अशुद्धियां विलयन में जमा हो जाती है, और अविलय अशुद्धियां एनोड के नीचे जमा होती है, जिसे बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं, एनोड पंख। याद रखना। हेलो भाई, अब हम देखते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है भाई, धातु जब नमी आर्द्रता, देखो लिखो संक्षारण में क्या लिखोगे, एक लिखोगे नमी, वैसे पहले पार्ट में हमने पढ़ा है, फिर भी धातु नमी, आर्द्रता, अम्ल एवं ठंडी हवा एवं पानी। ठीक है, ठंडी हवा मतलब कुछ पानी,
पानी के देखो, अगर मान लो धातु नमी, आर्द्रता, अम्ल और पानी के संपर्क में आएगी तो संक्षारित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संक्षारित, जिसे बोलते हैं खराब होना। ठीक है, संक्षारित हो जाएगी और इसे बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। 3 उदाहरण याद रखना। सिल्वर पर जो है काली परत, कॉपर पर हरी परत और लोहे पर भूरी परत, जिसे बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं? जंग। याद रखना। ठीक है, और ये जो इस पर हरी परत होती है वो कॉपर कार्बोनेट की होती है। किस पर? कॉपर पर। हवा में जो है सिल्वर सल्फाइड की काली परत बनती है। याद रखना, सिल्वर पर जो होती है वो सिल्वर सल्फाइड होता है, कॉपर पर कॉपर कार्बोनेट होता है और जंग पर जो है ये होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3। याद रखना। ठीक है, ये आयरन ऑक्साइड होता है, जंग होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इस पर आर्द्र वायु में भूरे रंग की परत चढ़ जाती है आयरन ऑक्साइड की, कॉपर पर कॉपर कार्बोनेट की हरी परत चढ़ती है CO2 की क्रिया से, और सिल्वर पर हवा में सल्फर से क्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनता है। इन तीनों स्थितियों में सिल्वर, कॉपर और आयरन क्या हो जाता है? खराब। क्या हो जाता है? खराब। आज भाई जंग लगने की आवश्यक स्थितियां क्या क्या है? आपको कुछ नहीं करना, वायु प्लस में, अगर मान लो वायु है साथ में जल है, उसके अंदर मान लो आपने क्या कर दी? लोहे की कीले डाल दी, लोहे की कीले डाल दी, तो ये जो लोहे की कीले हैं धीरे धीरे क्या हो जाएगी? धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। केवल जल वायु नहीं, जंग नहीं लगेगा। याद रखना, ये क्रियाकलाप में क्या किया? एक स्थिति ए, देखो भाई स्थिति ए में क्या किया? वायु है, जल है, जंग लग जाएगा, खराब हो गई। देखो, केवल वायु है, केवल जल है, वायु नहीं है। स्थिति बी में जल तो है, स्थिति बी में क्या है? जल तो है लेकिन वायु नहीं है, इसमें जंग नहीं लगेगा। और स्थिति सी में शुष्क वायु है, नमी नहीं है, मतलब सूखी हवा है, पानी नहीं है, तो इसमें भी जंग नहीं लगेगी। याद रखना है ना। आ जाओ आगे। संचारण से सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है भाई? देखो, अब हम देखते हैं बच्चों, संचारण से सुरक्षा कैसे की जाती है। तो इसके 4 तरीके। कितने तरीके? 4। पहला पेंट, तेल या ग्रीस लगाकर। दूसरा यशद लेपन, ये याद रखना, ये प्रक्रिया क्या है? यशद लेपन जो है लोहे पर किसकी परत चढ़ाना? लोहे पर, आयरन पर किसकी? जस्ते की परत चढ़ाना। याद रखना, जस्ते की परत। ठीक है, क्या कहलाता है? यशद लेपन। आयरन पर जस्ते की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण, एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत क्या कहलाती है? एल्यूमिनियम लेपन। ठीक है, पेंट, तेल या ग्रीस लगाकर। ठीक है, फिर आता है मिश्र धातु बना करके। ये चारों याद रखना। ठीक है, तो संचारण से सुरक्षा के 4 उपाय क्या क्या है? क्या है 4 उपाय? पहला पेंट, तेल या ग्रीस लगाकर, यशद लेपन द्वारा, क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण द्वारा, मिश्र धातु बनाकर। एनोडीकरण क्या है? याद रखना, एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत। ठीक है, ऑक्साइड की परत। ठीक है, और लोहे पर जस्ते की परत। ठीक है, लोहे या फिर तांबा, 1 मिनट से ना, ये आप देख लेना वैसे तो, पर मुझे जहां तक लगता है वो है लोहा ही है। ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत, इसमें जस्ते की परत, पेंट, तेल या ग्रीस लगाकर मिश्र धातु बनाकर, ये चारों संक्षारण से बचाते हैं। आ जाओ आगे। यशद लेपन देखो क्या है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया। मैंने बताया ना अभी पीछे, मैं थोड़ा कंफ्यूज था लेकिन यहाँ पे कंफर्म हो गया कि लोहे पर एवं इस्पात, लोहे और स्टील पर जंग से सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं? उन पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं? जस्ते की। यदि जिंक की परत हट जाए तब भी धातु जंग से सुरक्षित रहती है, क्योंकि जिंक लोहे से अधिक क्रियाशील है और स्वयं का क्षय कर लोहे को बचाता है। इसलिए जो है क्या करता है, ये जिंक जो है खुद जो है लोहे से ज्यादा क्रियाशील है, तो खुद खराब हो जाएगा और लोहे को बचाएगा, लोहे को बचाएगा। इसलिए ये है बेस्ट तरीका होता है। लोहे और स्टील के जो है बर्तन है, जो चीजें, उनको जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। आ जाओ आगे। मिश्र धातु देखो, 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। या तो 2 धातु या एक धातु एक अधातु आपस में मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? मिश्र धातु का। किसका? मिश्र धातु। याद रखना, या तो 2 धातु प्लस धातु, 1 मिनट, या तो मेटल प्लस मेटल या एक मेटल प्लस नॉन मेटल। ठीक है, यानी कि या तो धातु प्लस धातु आपस में मिलकर के मिश्र धातु बनाएंगे, या धातु और अधातु आपस में मिलकर के मिश्र धातु
बढ़ाएंगे। ठीक है, मिश्र धातु बनाने से धातु के गुणधर्म जैसे कि कठोरता, संचारण, प्रतिरोध बेहतर हो जाते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है, स्टील किससे बनता है? देखो भाई, याद रखना, स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? लोहा, निकल और क्रोमियम, इन तीनों को मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। याद रखना, लोहा, निकल और क्रोमियम को मिलाकर के क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। फिर अमलगम, यदि कोई एक धातु क्या है? मरकरी, तो उसको क्या कहेंगे? अमलगम। याद रखना, स्टेनलेस स्टील तो किसके बनेगा? लोहा, निकल और क्रोमियम से। अमलगम किससे बनेगा? धातु अगर मरकरी है उसमें कोई, तो फिर क्या होगा? मरकरी का मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। लोहा, निकल और क्रोमियम का मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनाता है। आजू आगे सोने की शुद्धता देखो भाई, नॉर्मली सोना जो है अपने शुद्ध रूप में कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। ठीक है, लेकिन जो हम आभूषण बनाते हैं तो वो कौन सा कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। याद रखना, 24 कैरेट गोल्ड। देखो, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत नरम प्रकृति का होता है, वो बहुत जल्दी मुड़ सकता है, नरम होता है, इसलिए उसका उपयोग सोना चांदी उसका उपयोग गहने बनाने के लिए नहीं किया जाता है। इसलिए किसका उपयोग किया जाता है? 22 कैरेट गोल्ड का उपयोग किया जाता है। 22 भाग शुद्ध सोना होता है और 2 भाग तांबा या चांदी मिलाई जाती है। ये कठोर होता है, आभूषणों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, 2 भाग इसमें चांदी या फिर तांबा मिलाया जाता है 22 कैरेट गोल्ड में। ठीक है, आ जाओ आगे। प्रमुख मिश्र धातु, उनका अवयव देख लो भाई। पीतल, पीतल में क्या? तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। आपको याद रखना है पिताजी, पिताजी याद रखना है। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। पीतल धातु तांबा और जिंक से मिलकर के बना है। मजबूती, सजावटी वस्तुएं बनाने में काम आता है। अगर कांसा है, जो कांसे की थाली आपको पता है घर में होती है सबके, या कांसे की कटोरी, तो वो कांसा किससे मिलकर बना है? तांबा और टिन से, तांबा और टिन से। ठीक है, काटिन का, ता टिक्का, ताटिका। ठीक है, याद रखना, तांबा और टिन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? कांसे का। ठीक है, अब एक याद रखना, सोल्डर, सोल्डर किससे मिला है? सीसा और टिन से, सीसा और तो सीटी सो, सीटी सो याद रखना। अगर मान लो सीसा और टिन है तो क्या क्या बनाएंगे? सोल्डर क्या बनाएंगे? याद रखना, तीनों ट्रिक याद रखना। वैसे ट्रिक याद नहीं करो, सीधे ही आप याद करना आपको। ठीक है, पीतल किससे मिलकर बना है? तांबा और जस्ता से। मजबूती वस्तु है, सजावटी सामान बनाने में काम आता है। कांसा किससे मिलकर बना है? तांबा और टिन से। विद्युत का कुचालक होता है कांसा। सोल्डर किससे मिलकर के बना है? सीसा और टिन से। कम गलनांक और तारों की वेल्डिंग पे जो है काम आता है। ये जो वेल्डिंग वाली जो सुरी नहीं होती, आप देखते हो वेल्डिंग वाली ऐसी जो होती है, वेल्डिंग मशीन के ऊपर आगे जो लगाई जाती है, वो किससे मिलकर बनी है? सोल्डर से मिलकर के बनी है। आ जाओ आगे। दिल्ली का लौह स्तंभ एक चमत्कार है। देखो, 1600 वर्ष पहले बना था ये। 8 मीटर तो ऊंचा है और 6 टन इसका भार है। इतने वर्षों तक खुले में रहने के बावजूद इस पर जंग नहीं लगा है। ये प्राचीन भारतीय धातु कर्म की उच्च गुणवत्ता का प्रतीक है। ये बहुत सालों से है, लेकिन अभी तक इस पर जो है जंग नहीं लगा है। ठीक है, आज वो आगे। तो याद रखना, ये पहले टाइम में कुछ इसमें मिक्स किया गया था जो है दस्ता वगैरह, इसलिए इस पर क्या नहीं लगा? जंग नहीं लगा। आज वो आगे। महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण आपको याद रखनी है। तो देखो, ये कौन कौन से? Cu प्लस O2 हमें क्या देगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा Na प्लस H2O हमें क्या देगा? NaOH प्लस H2 और साथ में उष्मा। ठीक है, फिर आयरन प्लस H2O क्या देगा? आयरन ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस HCl की अभिक्रिया से मैग्नीशियम क्लोराइड और H। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या देगा? जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आ जाओ आगे। ये तो कुछ इंपोर्टेंट था नहीं। अब आगे देखो, धातु और अधातु में जो हमने अंतर देखे वो आप जो है वापस देख लेते हैं। चमक, धातु ये कैसी होती है? चमकदार। और अधातु कैसी होती है? चमकहीन। लेकिन अपवाद याद रखना, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। याद रखना, धातुओं का पहला गुणधर्म क्या है? चमक। धातुएं सामान्यतः अपनी शुद्ध अवस्था में क्या करती है? चमकती है। लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती है, अधातुएं नहीं चमकती है। लेकिन आयोडीन क्या है? अधातु होते हुए भी चमकदार है। नॉर्मली गुणधर्म में अवस्था देखो भाई, धातुएं जो है नॉर्मली ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी इसका अपवाद है, मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठोस, द्रव या गैस अवस्था में होती है। एक द्रव धातु का नाम याद रखना, ब्रोमीन। द्रव धातु का नाम याद रखना, ब्रोमीन। ठीक है, चालकता, धातु कैसे होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, उष्मा के सुचालक।
और अधातु जो है कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हैं भी विद्युत का क्या है सुचालक, याद रखना। आघात वर्धीयता धातुओं में पाई जाती है, धातु है पीटने पर क्या होते हैं चादर की तरफ फैल जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है, अधातु पीटने पर टूट जाते हैं। आज हुआ कि धातु और अधातु मंत्र देखो, धातु इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती है, अधातु इलेक्ट्रॉन पाकर ऋणायन बनाती है। ऑक्साइड धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। या मैं ये दोनों चीजें जो हमने किस कब पढ़ी, ये चैप्टर 2 में पढ़ी ना, धातु और अधातु जब हमने उसकी ऑक्साइड बनाए, धात्विक ऑक्साइड से अमल की अभिक्रिया करवाई, तो हमने देखा कि धात्विक ऑक्साइड जो है भाई देखो हमने देखे ना, धात्विक ऑक्साइड प्लस जो है अमल, तो हमने देखा क्या बनता है लवण और जल। तब हम कहते हैं कि भाई अम्ल और क्षार भी मिलकर के लवण और जल बनाते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड भी अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बना रहा है, इसका मतलब धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के हैं क्षारीय प्रकृति के। उसी प्रकार हमने देखा कि ये जो है क्या मतलब क्या कहते हैं इसको, एक मिनट यहाँ पे टेस्टर कहाँ है रे, डस्टर कहाँ है, पूरा ही साफ हो जाता है ठीक है कोई नहीं। अब अधातु ऑक्साइड जो है उसके साथ अगर मान लो क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है, क्या देगा लवण और जल, लवण और जल दूसरे पार्ट में पढ़े हैं हमने, इसलिए हम कहते हैं कि अधातु ऑक्साइड किसकी प्रकृति के होते हैं अम्लीय प्रकृति की। याद रखना अध्याय के प्रमुख प्रश्न याद रखना, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम अध्यय क्रिया, सोडियम और साथ में पोटेशियम भी याद रखना, सोडियम और पोटेशियम ठीक है दोनों को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या है अत्यंत क्रियाशील है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको किसमें डुबोकर रखा जाता है, और विस्फोट भी कर सकते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों प्रकृति दर्शाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। दो उदाहरण क्या पढ़े हमने उभयधर्मी ऑक्साइड के, एक तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर ZnO2 जिंक ऑक्साइड। मिश्र धातु क्या है, एक धातु और एक अधातु मिलकर के मिश्र धातु बनाते हैं, या तो मेटल प्लस नॉन मेटल या फिर मेटल प्लस मेटल क्या बनाते हैं मिश्र धातु ठीक है। आगे अध्याय के मुख्य प्रश्न 2, एक्वारेजिया गोल्ड को क्यों गला पाता है, क्योंकि एक्वारेजिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का 3:1 का मिश्रण है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण है, सांद्र है, इसलिए ये क्या कर पाता है गोल्ड और प्लेटिनम को गला पाता है। ये संलेपन क्या करता है, जिंक आयरन से खुद अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ये क्या करेगा खुद को खराब करेगा और आयरन को बचा लेगा। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं अधिक जो है मजबूत, अधिक मजबूत क्या पाए जाते हैं स्थिर विद्युत बल, आंतरिक स्थिर विद्युत बल ठीक है, साथ में अधिक मजबूत अंतर आणविक बल पाए जाते हैं ठीक है, अंतर आणविक बल ठीक है, दोनों याद रखना भाई। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं क्योंकि उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं अंतर आणविक बल पाए जाते हैं, मजबूत अंतर आणविक बल, साथ में क्या पाए जाते हैं स्थिर विद्युत बल, मजबूत स्थिर विद्युत बल, क्योंकि किससे मिलकर धनायन और ऋणायन मिलकर के आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं ना, इसीलिए ठीक है स्थिर विद्युत बल ठीक है, ये दोनों पाए जाते हैं याद रख। फिर आ जाओ आगे, कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा, आपको ये जो है अभिक्रियाशीलता वाला पार्ट याद करना है, उसके आधार पर ये सवाल आप खुद करोगे ठीक है। आ जाओ आगे, आपने क्या क्या सीखा छोड़ो, अब हमारा पार्ट हो गया पूरा, आपको जो है नोट्स बनाने हैं इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट्स जरूर बनाए, इस पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम अगले वीडियो तैयार रहेंगे। तब तक इस वीडियो को क्या कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब ठीक है, और कोई भी सवाल जो समझ नहीं आया है कर दो कमेंट ठीक है। तब तक के लिए मजे करो। चलो बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें होगा चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ठीक है। चलो बाय।